जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विथ श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोग के लिए लगातार मॉडल पेपर की सीरीज को ला रही हूँ, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम 2025 के, जो कि है हमारा सामाजिक विषय। इसके मॉडल पेपर को, सामाजिक विषय हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इससे भी तो एग्जाम में नंबर आते हैं। सारे सब्जेक्ट की तरह इसका भी एग्जाम होगा और इसके भी नंबर आएंगे। इसको ज़्यादातर लोग नहीं ध्यान देते, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 मार्च को आपका है पेपर और आप लोग को इसे देखना ही पड़ेगा। देखो, ये असली पेपर नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि असली पेपर तो आप लोग को कोई नहीं दिलवा सकता, लेकिन हाँ, एक मॉडल पेपर लोग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसके तरीके से पेपर आ सकता है। तो उसी तरीके से मैं अभी आप लोग के लिए पेपर लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट रहेगा हमारा सामाजिक विषय, आप लोग को पता ही है जैसा कि, ठीक है। सामाजिक विषय हमारा रहेगा, कक्षा 10 का रहेगा। समय आप लोग को याद रखना है कि 3 घंटे 15 मिनट समय मिलेंगे, आप लोग को ध्यान देना है। और पूर्णांक कितना रहेगा? 70 अंक का, 70 नंबर का आप लोग का ये पेपर रहेगा। और इसके लिए आप लोग को मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। इसमें आप लोग को निर्देश दिया रहेगा। निर्देश में क्या रहेगा वहाँ पे नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए मैं आप लोग को यही पे पढ़ के बता दे रही हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसका मतलब सारे प्रश्न करना आप लोग के लिए जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जितने नंबर का प्रश्न होगा उतने नंबर उस प्रश्न के आगे लिखे रहेंगे। और नंबर क्यों लिखा रहता है? वर्ड लिमिटेशन की वजह से, कि इतने नंबर का है तो आप लोग को इतना ही वर्ड में लिखना रहेगा। क्यों दिया रहता है कि मान लो 2 अंक का प्रश्न है और आप 3-4 पेज उसमें लिखने लगे, तो देखो मिलेगा तो 2 ही नंबर, इसलिए वर्ड लिमिट के लिए वहाँ पे नंबर भी दिया रहता है। तो सबसे पहले आप लोग को सॉल्व करना रहेगा बहुविकल्पी प्रश्नों को, जो कि संख्या में 20 रहेंगे, यानी कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, जिसके लिए आप लोग को OMR शीट दी जाएगी। तो चलिए हम हल भी करवा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक उपबंध, सोशल कंट्रैक्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक को किसने लिखा था? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास रूसो ने, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू ने, तीसरा है नेफर ने, या फिर चौथा है दीदरो ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला, यानी कि रूसो ने सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक को लिखा था। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न है आप लोग के सामने कि जर्मनी के एकीकरण की भूमिका किसकी थी? जर्मनी में जो एकीकरण हुआ उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है आप लोग के सामने नेपोलियन का, या फिर दूसरा है ऑटो वन बिस्मार्क का, तीसरा है जूसेपे का, और चौथा है गैरीबॉल्डी का। तो देखो बच्चे ने यहाँ पर जो लगाया है ये गलत लगा दिया है, नेपोलियन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क का जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर तीसरा वाला प्रश्न है कि नेपोलियन की पराजय किस वर्ष हुई?
जो नेपोलियन था उसकी पराजय कौन से वर्ष में हुई थी? सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 1814 ईस्वी में, या फिर 1815 ईस्वी में, या फिर 1816 ईस्वी में, या फिर 1819 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का हमारा दूसरा वाला, 1815 ईस्वी में हुई थी। यानी कि नेपोलियन 1815 ईस्वी में हार गया था। अगला चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है 1914 ईस्वी में, या फिर 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या फिर 1919 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड वाला, यानी कि 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। अगला पांचवा वाला प्रश्न है आप लोग के लिए कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? पहला है जवाहरलाल नेहरू जी ने, या फिर भगत सिंह ने, महात्मा गांधी जी ने, या फिर सरदार पटेल ने। तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, महात्मा गांधी जी ने लिखा है हिंद स्वराज पुस्तक को। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप लोग याद कर लेंगे। अगला छठवां वाला है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन कौन सा है? सबसे पहला है हिमनद, दूसरा है पशुचारण, तीसरा है पवन और चौथा है जल। बहती हुई हवाएं, जल भी इसका साधन है, लेकिन हम इसके आंसर में लेंगे पहला वाला, यानी कि हिमनद पर्वतों पर मृदा अपरदन का मुख्य साधन है। अगला सातवां वाला है, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, या फिर बिहार में। तो काली मिट्टी पाई जाती है हमारी राजस्थान में। अगला आठवां वाला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन जो है ये किससे संबंधित है? मृदा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, या फिर वायु संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, वन संरक्षण से। देखो इसमें होता क्या था कि जब लोग पेड़ काटने जाते थे तो जो इंसान होते थे वो जाके पेड़ों में चिपक जाते थे, तो इसीलिए चिपको आंदोलन नाम पड़ा। और ये वन संरक्षण से संबंधित है क्योंकि पेड़ों से संबंधित है। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, छत वर्षा जल संग्रहण की टाका विधि देश के किस राज्य से संबंधित है? एक टाका विधि भी अपनाई जाती है जो कि है छत वर्षा जल संग्रहण की, यानी कि छत से वर्षा के जल को कैसे संग्रहित किया जाए। तो ये हमारे कौन से राज्य से संबंधित है? मेघालय से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, या फिर राजस्थान से। तो बच्चे ने देखो गलत लगा दिया है मेघालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला, राजस्थान से संबंधित है। अगला 10वां वाला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? रबी, खरीफ और जायद की फसलें पूछी जाती हैं, तो आप लोग को भी जानना जरूरी है। सबसे पहला है गेहूं की फसल, या फिर सरसों की फसल, धान की फसल, या फिर चने की फसल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला, यानी कि जो धान है यही एक खरीफ की फसल है।
11वां प्रश्न है, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? श्रीलंका जो है ये एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? सबसे पहला ऑप्शन है 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में या फिर 1949 ईस्वी में। तो श्रीलंका हमारा जो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था ये बना था 1948 ईस्वी में। फिर 12वां प्रश्न है आप लोग के लिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? जो पंचायती राज संस्थाएं थी उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 33% या फिर 25%, 30% या फिर 50%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला 33%। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 20 भाषाओं को, 21 भाषाओं को, 22 भाषाओं को या फिर 23 भाषाओं को? तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि 22 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। अगला 14वां प्रश्न है आप लोगों के लिए कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सबसे पहले हुई थी? जो संसदीय प्रजातंत्र होता है इसकी स्थापना कौन से देश में सबसे पहले हुई थी? इटली में या फिर इंग्लैंड में, फ्रांस में या फिर जर्मनी में? तो जो संसदीय प्रजातंत्र है इसकी स्थापना हुई थी, सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, इंग्लैंड में। अगला है, श्रीलंका में कौन सा धर्म है? श्रीलंका जो हमारा है उसमें कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्रीलंका में हमारे अपनाया जाता है बौद्ध धर्म को। इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, भारत के किस राज्य में मृत्यु दर न्यूनतम है? यानी कि लोग कम मरते हैं कौन से राज्य में? राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में या फिर केरल में? तो भारत का जो राज्य है ये हमारा केरल, जहाँ पे कि कम मृत्यु दर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां वाला, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे पहला है हमारे पास हरियाणा, बिहार, मेघालय या फिर राजस्थान। अगर सारी चीज़ें मैं बता दूंगी तो आप लोग क्या खोजोगे? तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोग को होमवर्क के रूप में। तो इसको क्या करना है कि आप लोग को होमवर्क के रूप में अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं पता तो इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भंडारण को किस क्षेत्रक में सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या फिर चतुर्थक क्षेत्रक? तो जो भंडारण है हमारा इसे सम्मिलित किया जाता है तृतीयक क्षेत्रक के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन रखा है हमारे सामने 1993 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में या फिर 1946 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा वाला 1995 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। दो राज्यों के बीच जब आदान प्रदान होता है वस्तुओं का तो उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय व्यापार या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या फिर वस्तु विनिमय? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पहले एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए फिर हम देखते हैं इसे। तो फटाफट से सारे लोग कमेंट कर दीजिए। तो 5 तक मैं गिनती तब तक आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 1 2
3 4 5। हो गया होगा कमेंट आप लोग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा वाला, वस्तु विनिमय। चलिए आप लोग अब बताइए कि किसका किसका आंसर सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे रहेंगे अगले वाले वर्णनात्मक प्रश्न, जिनके की उत्तर लगभग आप लोग को 80 शब्दों में देने रहेंगे। तो वर्णनात्मक प्रश्नों में सबसे पहला वाला प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, उसका मुख्य कारण क्या था। लगातार पूछा जा रहा प्रश्न कई सालों से लगातार। आप लोग को याद भी होगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी और इसका मुख्य कारण क्या था। और अगर ये वाला प्रश्न आप लोग को नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में भी दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। अगर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं पता तो असहयोग आंदोलन के बारे में तो पक्का पता होगा। इसके बारे में लिख दीजिए कि इसके क्या कारण थे। और वर्ड लिमिटेशन की ध्यान रखनी है, 80 शब्द दिया है तो कमी लिखना रहेगा आप लोगों को। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखना है। और अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में हमारा दिया है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है ये आप लोग को स्पष्ट करना है। जो भी मैं करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे आप लोग को याद कर लेने हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है आप लोग के सामने, काली मृदा का निर्माण और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। काली मिट्टी का निर्माण और काली मिट्टी की क्या विशेषताएं होती हैं, इसका आप लोग को वर्णन करना है। और इतना सिंपल पेपर है, अगर नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में भी प्रश्न दे देते हैं। अगर अथवा नहीं देता तब तो आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये बताना ही बताना है, लेकिन अथवा करके दिया है तो अगर नहीं आ रहा है तो भी सेकेंड वाला आप कर सकते हो और अगर सेकेंड नहीं आ रहा हो तो पहला कर सकते हो। वनों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ बताइए, ये भी आप बता सकते हो अगर आपको काली मिट्टी के बारे में नहीं पता हो तो। अगला चौथा क्वेश्चन है, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों जरूरी है। अगर मनुष्य के विकास के लिए पढ़ाई साक्षरता जरूरी है तो क्यों जरूरी है, तो ये तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा। और अगर नहीं पता अथवा, तो अथवा में आप क्या कर सकते हो कि भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के कोई 3 प्रकार समझा सकते हो कि इतनी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में। जैसे कि एक का नाम मैं आप लोग को बता दूं, प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसके बाद वर्णनात्मक क्वेश्चन में अगला रहेंगे हमारे 5वें से स्टार्ट होगा। उत्तर लगभग आप लोग को देना है 150 शब्दों में, ये 80 का डबल देना है आप लोगों को, यानी कि लगभग 1.5 से 2 पेज आप लोग को इसमें लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इतना दिया है तो हम काउंट करने लगे, काउंट नहीं करना। एक अंदाजा अपने पास एक बार गिन करके रख लीजिए, अंदाजा रख लीजिए कि एक लाइन में आप कितने वर्ड लिखते हो और एक पेज में कितने लिखते हो। वैसे 150 शब्दों के लिए कहें तो 1.5 से 2 पेज काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए। 5वां प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। ये आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो विकास हुआ उसमें मुद्रण संस्कृति ने क्या किया, कैसे मदद की। नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में भी है कि गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका थी। तो थोड़ा सा अगर नहीं पता होगा तो इसमें से भी हमें मिल जाएगा कि मुद्रण के क्षेत्र में उसकी भूमिका थी। तो यहाँ से भी आप लोग बहुत कुछ बना करके लिख सकते हो। अगला 6वां क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख कीजिए। अगर भारत में लोकतंत्र सफल हुआ तो क्यों, इसकी किन्हीं 4 आवश्यक दशाओं का उल्लेख करना है। और अगर नहीं पता हो तो अथवा के रूप में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन सा क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण क्या है, इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई है।
अगला 7वां वाला है वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। वैश्वीकरण क्या है ये बताना है, और वैश्वीकरण की वजह से जो कृषि पर प्रभाव पड़ा उसके बारे में बताना है। नहीं आ रहा हो तो अथवा के रूप में भी आप लोग ये कर सकते हो। वो कौन सा प्रश्न है कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी कई सारे प्रकार की होती है, तो अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं, और इसको दूर करने के किन्हीं 3 तरीकों को बताना है आप लोगों को। अगला 8वां क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। उन सभी मिट्टियों के बारे में बताना है जो कि भारत में पाई जाती हैं। अथवा के रूप में आप भूक्षरण से क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताना है। कि भूक्षरण से आप क्या समझते हो? भू का मतलब है मिट्टी, क्षरण का मतलब सिंपल भाषा में समझाएं तो घाटा होना। मिट्टी के लगभग कटाव से आप समझ सकते हो, और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपायों को बताना है आप लोगों को। इसके बाद 9वां प्रश्न जो रहेगा ये रहेगा हमारे मानचित्र से संबंधित। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न है जो कि खंड क है। इसमें क वाला दिया रहेगा आप लोगों को कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में ऐसे सिंबल बना करके आप लोग को इसी सिंबल को फिर इसमें क्या करना है कि ऐसे ये कलर किया रहेगा। ऐसे देखो यही वाला सिंबल वहां पर बना है ना, देखो यही वाला सिंबल ये बना है। तो इस तरीके से मानचित्र में दर्शाना रहेगा। क्या है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के मानचित्र में इस तरीके से चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। सही तथा सही अंकन के लिए 1+1 यानी कि हाफ अंक निर्धारित हैं। सॉरी 1 नहीं, हाफ यानी कि 1 अंक मिलेंगे। अगर सही नाम लिखा तो आधे अंक, और सही दर्शाया तो आधे अंक मिल करके 1 अंक मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसमें सबसे पहला वाला रहेगा कि वो स्थान जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ हो। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे एक मानचित्र भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको खुद से भारत का नक्शा, इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। आप अपनी कॉपी में बनाओगे और वो स्थान जहाँ पे चौरी चौरा कांड हुआ है उस स्थान का नाम लिखोगे और उसे इस तरीके से उसमें दिखा दोगे। अगला सेकेंड वाला रहेगा कि वो स्थान जहाँ पर आनंद भवन स्थित है। अगला है वो स्थान जहाँ पे संसद भवन स्थित है। वो स्थान जहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है। और चिपको आंदोलन कौन से राज्य में हुआ था? तो ये सारी चीजें आप लोग को जानना जरूरी है। अगला खंड ख वाला रहेगा हमारा 5 प्रश्नों के साथ, 5 अंकों के साथ। कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम लिखना है, या फिर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाना है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है उसे इस वाले सिंबल द्वारा नाम सहित दर्शाना है। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी किस राज्य में है? ये सारी चीजें बतानी रहेंगी। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सामाजिक विषय का सोशल साइंस का पेपर, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक का टारगेट तो भाई हमारे बहुत छोटा है, केवल और केवल 100 लाइक्स का। और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे लाइक के टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करवा दीजिए। अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को SW के रूप में दिया था उसे भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना जरूरी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।